गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हरियाणा सामान्य ज्ञान की जो हमने एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब का जो मैदान है, उसके दक्षिणी भाग में जो हरियाणा है वो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यह आपका क्या हो जाएगा, अक्षांश। 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और अगर हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर में हरियाणा का देशांतर हो जाएगा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड पूर्वी देशांतर से, 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड पूर्वी देशांतर। इनके मध्य में हरियाणा स्थित है। उसके बाद हम बात करें कि हरियाणा के उत्तर में कौन, पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैप में देखते हैं कि दिशा ऊपर हो जाएगी, उत्तर, नीचे, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में, यानी जो उत्तर और पश्चिम, इनके बीच में उत्तर पश्चिम में कौन कौन लगेगा हरियाणा के, चंडीगढ़ और पंजाब। इसके बाद हम बात करें कि उत्तर में, बिल्कुल उत्तर में तो कौन सा हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। और पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यमुनानगर के लगता हुआ थोड़ा सा उत्तराखंड। उसके बाद हम बात करें कि दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा, राजस्थान। और जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में से होते हुए सीमा बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर। जो देश के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल का 1.34% है। और जो राज्य में वन आवरण है, टोटल जो वन आवरण है वो है 1,584 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.59% है। उसके बाद हम बात करेंगे आकृति कैसी है। तो हरियाणा की आकृति कैसी हो जाएगी, विषमभू चतुर्भुज आकृति हरियाणा की है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो है 18वां स्थान। और देश की जो कुल जनसंख्या है उसके अंदर हरियाणा का प्रतिशत कितना है, 2.09%। उसके बाद हम बात करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश है, जो हरियाणा प्रदेश है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में कौन कौन से भाग आ जाएंगे, एक आ जाएगा कुरुक्षेत्र, 2 में हरियाणा और 3 में आ जाएगा हरियाणा। जो कुरुक्षेत्र है इसके अंदर शामिल किए जाएंगे आपके करनाल जिला और जींद। करनाल और जींद का जो क्षेत्र है वो शामिल होगा। और जो हरियाणा है इसके अंदर आपका शामिल होगा अंशी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रोहतक का क्षेत्र। ये क्षेत्र किसमें शामिल होगा, हरियाणा वाले क्षेत्र में। और इसमें, इन क्षेत्र में जाटों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है, जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या क्षेत्र कहा जाता है, जटियात। अगर आपसे पूछे कि जटियात क्षेत्र कौन सा है, तो जो हरियाणा का भौगोलिक दृष्टि से जो हमने बांटा उसमें हरियाणा का जो है वो उसको जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि भटियाना के अंदर फतेहाबाद और
भट्टू, फतेहाबाद और भट्टू जो तहसीलें हैं वो इसके अंदर क्या की गई है, शामिल की गई है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे भू आकृति। तो भू आकृति में जो हरियाणा का लगभग 93.76% जो भाग है वो बिल्कुल समतल और तरंगित मैदान की तरह है, जो घग्गर और यमुना का मैदान जाना जाता है। तो कौन सी नदियों के बीच में, घग्गर और यमुना नदी के बीच में है, तो इसको घग्गर यमुना का मैदान भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी, 300 मीटर से भी कम है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लगभग 300 मीटर से कम। और जो मैदान का 68.21% भाग है वो क्या है, बिल्कुल सपाट मैदान है। और 25.55% क्या है, वो तरंगित तथा उर्मिल मैदान है। और राज्य का 3.09% भाग क्या है, पहाड़ी एवं चट्टानी है। पहाड़ी और चट्टानी कितना भाग हो जाएगा आपका, 3.09%। जो अरावली पर्वत के अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, जो अरावली पर्वत है जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, उसके अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, उसकी 300 मीटर से अधिक है। और जो राज्य के लगभग 1.67% पर क्या हो जाएगा, शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है, और जिसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर के बीच में है। और इसमें क्या होगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिले स्थित है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गिरिपाद मैदान भी कहा जाता है। अब इसको हम अलग अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शिवालिक। तो शिवालिक क्या हो जाएगा, राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। शिवालिक कहाँ पड़ेगा, राज्य के उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ पे। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला। इन तीन जिलों में जो शिवालिक पहाड़ियाँ उनका विस्तार पाया जाता है। और जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई के आधार पर इन जो शिवालिक है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा जो उच्च शिवालिक श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से भी अधिक ऊंची है। और दो पे कौन सी हो जाएगी, जो निम्न शिवालिक, जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको, जिनकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर होती है। और इसी शिवालिक के अंदर पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियाँ हैं। जो शिवालिक श्रेणी है इसी के अंदर क्या पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर है। और इसी मोरनी की पहाड़ियों में क्या है, हरियाणा की सबसे सर्वोच्च चोटी करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, पाई जाती है। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, करो। और करो कहाँ पाई जाती है, मोरनी पहाड़ियों में, जो शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में, जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यमुना नदी से घग्गर नदी तक विस्तृत है। यानी जो शिवालिक की श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग में जो 25 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी जो यमुना और घग्गर नदी के बीच में पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, गिरिपाद मैदान। और इसको भी यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। जो पर्वतीय मैदान है, जो पर्वतों से ला ला की मिट्टी उससे जो मैदान बना है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। और इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो 300 से 375 मीटर है। क्षेत्र की प्रमुख नदियों में, इसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं वो घग्गर और मारकंडा है। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान क्या होगा, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच, यमुना और घग्गर नदियों के बीच का क्षेत्रफल है जो शिवालिक की जो गिरिपाद क्षेत्र है उससे लेकर अरावली तक विस्तृत है। ये इसको क्या कहा जाता है, बांगर भी कहते हैं। और इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर तक इसकी सामान्य ऊंचाई पाई जाती है। इसके अंदर जो नदियाँ हैं वो है मारकंडा, सरस्वती, चौटांग, ये इसकी प्रमुख नदियाँ है। फिर हम बात करेंगे बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान क्या हो जाएगा, पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान की सीमा के साथ साथ जो क्षेत्र लगता है वहाँ पर ये बालू के टिब्बे युक्त मैदान पाए जाते हैं, जिसमें सिरसा जिले के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर, यानी जो सिरसा है उसके दक्षिणी भाग से आरंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर जिलों तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण कैसे हुआ, जैसे राजस्थान से आने वाली गर्म जो हवाएं चलती है वो लगातार क्या करती है, कच्छ की ओर से आती है, तो अपने साथ क्या करती है, बालू मिट्टी ले आती है और ला करके वो इस क्षेत्र में उसका निक्षेपण कर देती है। तो इसके निक्षेपण से क्या हुआ, ये बालू टिब्बों युक्त मैदान का निर्माण हुआ है। इन टीलों के मध्य में बीच बीच में, जैसे ऊपर टीला उठ गया, फिर नीचे की जगह होगी, फिर एक टीला उठ गया, तो बीच में जो एक निम्न स्थान पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं,
ताल कहते हैं। ये काफ़ी विस्तृत मैदान टाइप होता है, तो इसको ताल बोलते हैं। और जो जब वर्षा ऋतु होती है तो इस ताल में क्या होता है, जल भर जाता है। जल भरने से क्या होता है, अस्थायी यानी वो स्थायी नहीं है, छिछली झीलें बन जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अनकाई दलदल। अनकाई दलदल क्या है, ये पश्चिमी जिले सिरसा के, जो हरियाणा का पश्चिमी जिला है सिरसा, उसके दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग अगर बात करें तो वो कौन सा है, अनकाई दलदल है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 200 मीटर से भी कम है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर से भी कम। तो अगर सबसे नीचे वाले भाग की हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका अनकाई दलदल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि जलवायु कैसी है। तो जलवायु संबंधी क्या है, हरियाणा में विविधताएं पाई जाती है। तो राज्य की जो सामान्य वर्षा है वो 300 मिलीमीटर, ये दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है हरियाणा का उसमें, और 11 इससे लेकर के 1100 मिलीलीटर वो शिवालिक की पहाड़ियों में तक होती है। यानी काफ़ी विविधता पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में 300 मिलीलीटर तक, और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ इसमें 1100 मिलीलीटर तक वर्षा होती है। और गर्मियों में क्या होता है, दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तथा सर्दियों में जो रात का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। यह विषमता जो है वो दक्षिणी पश्चिमी भागों में अधिक प्रभावशाली है। जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें ज़्यादा ये प्रभावशाली है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रदेश में शुष्क, अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्रम से दक्षिण से उत्तर की ओर, जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो शुष्क, उसके बाद अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र, उसके बाद उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और कुल वर्षा का जो 80% भाग है वो कौन से महीने के बीच में हो जाता है, जुलाई से सितंबर, जब मानसून आती है देश में तब वर्षा का जो 80% भाग है तब होता है। तथा उसके बाद 10 से 15% भाग जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से जनवरी से मार्च के मध्य में होती है। उसके बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर, कैथल, हिसार, करनाल और सोनीपत, इस क्षेत्र में क्या है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पे औसत वर्षा वो क्या है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, यानी काफ़ी कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर ये कंटीले वन पाए जाते हैं। और इन कंटीले वनों में जो वृक्ष है वो है शीशम, नीम, पीपल, बड़, रोहिड़ा, लसूड़ा, जामुन, इमली, सहजन, सेमल, ये इस कंटीले वनों के मुख्य वृक्ष हैं। उसके बाद हम बात करें कि उपोष्ण चीड़ वन, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में। जो हिमाचल से लगता जो सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ पे ये पाइन वन पाए जाते हैं। इनकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी यहाँ अधिक बारिश होती है। यहाँ का जो मुख्य वृक्ष है वो चीड़ और पाइन है, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कचनार, जिंगन, अमलतास, जामुन, महुआ, बहेड़ा, तनु आदि वृक्ष भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करें कि मिट्टी की विविधता। जो धरातल है उसकी बनावट के आधार पर यहाँ 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी, मैदानी और रेतीली। जो पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पर्वत पदीय जो मैदान है जहाँ बालू, बजरी तल, रेतम या आदि निम्न कोटि की मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर नारायणगढ़ तथा कालका तहसील में ऐसी मिट्टी भू क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गहार कहा जाता है। तथा जगाधरी में जो है इसको क्या बोला जाता है, कंडी के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थलीय सीमा के साथ सिरसा से नारनौल तक, जो सिरसा है वहाँ से नारनौल तक जो बालू का प्रधान दोमट मिट्टी पाई जाती है, जब बालू का युक्त हमने मैदान बालू युक्त जो टिब्बे वाले मैदान की हमने डिस्कस किया था, वो दोमट मिट्टी वहाँ पाई जाती है। यहाँ वायु द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है। हवा क्या करती है, यहाँ पे मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाती है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो ये हुए मेसोजोइक काल में। जो मेसोजोइक काल हुआ उसके अंदर भूगर्भिक संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुए। उसके बाद हम बात करें किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। तो ये हुआ कैनेजोइक काल में। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, तो हमने बात की थी कि मोरनी पहाड़ियों का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, करो चोटी, जो कितनी है 1514 मीटर ऊंची है।
अरावली की पहाड़ी हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। जो जो मेवात वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ, तो मोरनी पहाड़ियाँ किस जिले के निकट पड़ेगी, आपकी पंचकुला के। उसके बाद हम बात करें कि घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नेली मारकंडा। नेली मारकंडा कहलाता है घग्गर द्वारा जो निर्मित मैदान है। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है, जलोढ़ मैदानों का। अनकाई दलदल पाया जाता है, अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है, सिरसा जिले में, जो हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है, तो ये हमने बात करी थी, जो मानसून आता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा इसमें बारिश होती है। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है, तो हरियाणा की जलवायु कैसी कही जा सकती है, शुष्क, आर्द्र शुष्क तथा उप आर्द्र के बीच की जलवायु कहा जा सकता है। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंडी या कंधी कहते हैं, ये कहा जाता है, गिरिपाद ये जो मृदा है उसको कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। रोसली किसको कहा जाता है, जो हल्की मृदा होती है उसको रोसली कहते हैं। फिर हम बात करें कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है, तो डाकर का जो भारी मृदा होती है उसको हम डाकर कहते हैं, और जो हल्की मृदा होती है उसको हम रोसली कहते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो झाड़ियाँ सबसे अधिक पाई जाती है गुड़गांव क्षेत्र में। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत अगर पूछे कि वार्षिक वर्षा का औसत राज्य का कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 45 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें कि हरियाणा का नामकरण, हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हरियाणा शब्द का जो अर्थ है वो होता है हरि का अरण्य, यानी भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, अथवा हर का अयन यानी भगवान शिव का घर, अथवा अभिरायण अहीरों का घर, या हरित अरण्य हरा भरा वन, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इनके अतिरिक्त हरिनायक, हरिबाणक, बहुधान्यक, हरिधान्यक आदि हरियाणा के नाम है। सर्वप्रथम हरियाणा जो शब्द का प्रयोग है वो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में, सबसे पहले कहाँ चर्चा हुई इसकी, ऋग्वेद में, किस नाम से, रज हरियाणा के नाम से इसकी चर्चा मिलती है। फिर मनुस्मृति में जो हरियाणा राज्य है उसको सरस्वती एवं दवसदवती, सरस्वती और दवसदवती जो दो नदियां हैं उसके बीच का क्षेत्र कहा गया है, जिसमें उसका नाम यूज किया गया है ब्रह्मावर्त, उसको कहा गया है। उसके बाद हम बात करें कि महाभारत काल में कौरव वंश सम्राट कुरु के नाम पर इसको क्या कहा जाता था, कुरु जनपद भी कहा जाता था। उत्तरी जो हरियाणा है वो कुरुक्षेत्र और दक्षिण को कुरु जंगल भी कहा जाता था। उसके बाद जब बात करें कि योद्धे काल में जब योद्धाओं का शासन रहा, तो उस टाइम पे जो रोहतक क्षेत्र है वहाँ पे योद्धाओं का जो शासन था उस टाइम पे क्या कहा जाने लगा, इसको बहुधान्यक भी कहा जाता था। और बाण भट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित है, हर्षचरित की रचना किसने की है, बाण भट्ट ने। तो हर्षचरित में जो ये हरियाणा का क्षेत्र है उसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। 9वीं शताब्दी में जो राज्य की हरियाली के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, हरियाल भी कहा जाने लगा। और इस मत के समर्थक जो हैं वो इतिहासविद जो है यदुनाथ सरकार, उन्होंने कहा कि हरियाली के कारण इस क्षेत्र को हरियाल कहा जाने लगा। और जब 10वीं सदी आई तो उसमें महापुराण के रचयिता पुष्पदंत ने इस राज्य के लिए हरियाणाऊ शब्द का प्रयोग भी किया। हरियाणा की जो वैदिक भूमि है उसको भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो आज हमने हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में डिस्कस किया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।